जी, आज आप लोगों ने कहा था कि इसका एक तो लेक्चर प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह फर्स्ट टॉपिक को भी आज ही स्टार्ट करेंगे। बाकी पीछे बाकी पीछे जी। जी देखिएगा, अब ये जो लेक्चर प्लान आपको मैंने दिए। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू कंपनीज के, जो कंपनीज में टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज होती, कल आप लोगों ने डिस्कस वगैरह भी कर दी थी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड IAS 10 और फिर नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक करेंगे प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट IAS 37। उसके बाद इफ्रिक 1। अच्छा, ये जो है IAS 37, इसके अंदर प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट्स इनसे रिलेटेड डिस्कशन वगैरह चलेगी और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जामिनर का। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन द सेंस के अगर आप पास पेपर का एनालिसिस करें तो तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसको टेस्ट किया जाता है। अगर इसका 12-15 नंबर का डिटेल्ड क्वेश्चन ना भी हो तो आप लोगों के पेपर में ना अक्सर एक क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, उसके अंदर एक आधा पॉइंट इस स्टैंडर्ड का आ जाया करता है, तो उस वजह से ना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे ऑपरेटिंग सेगमेंट IFRS 8। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये इंशाल्लाह जब चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का IFRS 9, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट IAS 21, एग्रीकल्चर IAS 41। ठीक है, तो आप लोगों के ये जो है ना 5 से लेके 8 तक ये जो 4 टॉपिक हैं ये सेक्शन A में कवर किए जाते हैं, यानी इनकी लेवल 1 टेस्टिंग होती है। 4 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, इस तरह करके इसको टेस्ट किया जाता है। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, विद प्रैक्टिस इजीली 3-3, 4-4 दिन के अंदर ये टॉपिक खत्म होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए, उधर हम लोगों ने रिपोर्टिंग 1 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा था जो कि टेंजिबल से रिलेटेड था। यहाँ पे आप लोग इंटेंजिबल से रिलेटेड IAS 38 पढ़ोगे और फिर उसके बाद SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अच्छा, अगर ये जो IAS 38 है ये भी बड़ा फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर पेपर में टेस्ट कर रहा है, मतलब अगर लेटेस्ट में कोई 15 के अटेम्प्ट की बात कर दूं तो उन 15 अटेम्प्ट में कोई 10 से 12 दफा उसने इसको टेस्ट कर लिया होगा। उसके बाद लीजेस IFRS 16। अच्छा, लीजेस का क्वेश्चन भी तकरीबन हर दूसरी अटेम्प्ट में पेपर में आया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी इनकम टैक्सेस IAS 12, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी ग्रुप अकाउंट्स वगैरह, उसका कंपनी फाइनल अकाउंट विद डिटेल डिस्क्लोजर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स IFRS 15 और लास्ट में है जी एथिक्स। तो ये टोटल टॉपिक बन जाते हैं जो आपके सिलेबस में कवर किए जाएंगे। अब नीचे इसके अंदर ग्रिड प्रिंट किया हुआ है जो ICAP ने दिया हुआ है कि किन किन टॉपिक में से कितने मार्क्स तक की आपकी टेस्टिंग की जा सकती है। तो उसने अब आपको कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज मीन वो जो फाइनल अकाउंट आप बनाते हैं ना कंपनी का वो, और कह रहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इनमें से 25 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसके अंदर जो कंसोलिडेशन है तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कई दफा 25-25 नंबर का भी आया हुआ है।
ठीक है। लेकिन अब आई कैप ने कहा हुआ है 20 नंबर तक का नॉर्मली टेस्टिंग की जाएगी मैक्सिमम, तो उस वजह से अब आजकल आई कैप कर ये रहा है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन डाल दिया, फर्ज करें 17-18 नंबर का, और 10 नंबर 8 नंबर इसके अंदर फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर। जी, तो अब उसने जो सेकंड ग्रेड में कहा था 4 टॉपिक थे, IAS 38, 41, IFRS 16 और 9। इनमें से उसने आपको कहा था 25 से 35 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा। इसमें जो IAS 38 और IFRS 16 ये सेक्शन बी में टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट और आपको मैंने कहा IFRS 16 लीजेस, ये सेक्शन बी में कवर किए जाते हैं। इनके मार्क्स 15-18 इस रेंज में होते हैं। लेकिन ये जो IAS 41 और IFRS 9 था, इसको सेक्शन ए में कवर किया जाता है, 8 नंबर 10 नंबर इस रेंज के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं IAS 10, 12, 21, 37, IFRS 8, एथिक्स, और मेरे ख्याल इधर IFRS 15 भी मिस हुआ है, IFRS 15 भी लिख लीजिएगा। इनमें से उसने कहा 35 से 45 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसमें से अब जो आप लोगों का IAS 12 हो गया, ठीक है, IAS 37 हो गया, ये लेवल बी टेस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। बाकी जो हैं जैसे IAS 10 हो गया, 21 हो गया, IFRS 8 हो गया या एथिक्स हो गया, ये सेक्शन ए के अंदर कवर किए जाते हैं, 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर इस रेंज के अंदर। तो ये आप लोगों का ना इसका टोटल सिलेबस वगैरह बन जाता है। और इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सा टॉपिक किस हद तक इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो लेवल ए टेस्टिंग वाले स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, ये इंशाल्लाह जब हम लोग कर रहे होंगे तो आपको स्टैंडर्ड देख के ही आइडिया हो जाएगा कि 3-3, 4-4 दिन के अंदर वो इजीली स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट हो जाता है विद प्रैक्टिस, और उसमें कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं बनती, जिस वजह से आई कैप उसको लेवल ए टेस्टिंग में कवर कर जाता है। तो बहरहाल ये तो इसका था सारा सिलेबस वगैरह। आज आपका ने कहा था इसका हम IAS 10 स्टार्ट करेंगे। कल आप लोगों को मैंने टर्म्स तो डिस्कस कर दी थी रिलेटेड टू कंपनीज। अच्छा, पहले कभी जो था ना IAS 10 और 37 ये एक ही स्टैंडर्ड होता था IAS 10 के नाम से। फिर उसके बाद अर्ली 2000s के अंदर इन्होंने IAS 37 को अलग कर दिया था, तो 10 अलग हो गया, 37 अलग हो गया। लेकिन आज भी इनके जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आमतौर पे इंटरलिंक्ड आते हैं। यही वजह है कि जितनी भी बुक्स आप देखें ना 10, 37 उन्होंने इकट्ठा ही सॉल्व किया होता है स्टैंडर्ड। और मैं भी इवन अभी आपको 10 कराऊंगा, जब 10 कंप्लीट हो जाएगा तो इसके मैं फौरन पास पेपर नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे कंप्लीट, अदरवाइज 37 के साथ मिक्स होके मिलेंगे। तो इसलिए IAS 10 के बाद हम 37 करेंगे, उसके बाद फिर हम इनके पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें कंबाइंड क्वेश्चन इनके आ रहे होंगे। तो IAS 10 को अब हम जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का क्या मतलब? जी, रिपोर्टिंग डेट का, हाँ, यानी जिस दिन की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो आपका क्वार्टर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है, ठीक है, साल भी हो सकता है। तो रिपोर्टिंग डेट का मतलब जिस दिन की आप फाइनेंशियल बना रहे हो। मतलब अगर फर्ज करें आपको मैं कहूँ आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ तो रिपोर्टिंग डेट आज की हो जाएगी, ठीक है। वैसे आप लोग अगर क्वार्टरली बना रहे हैं तो क्वार्टर हो जाएगा, और अगर पूरे साल की बना रहे हैं तो साल के एंड का हो जाएगा। इवेंट अकरिंग यानी वो इवेंट्स जो अकर हुए कब? आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट के बाद। एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड है ये आपको ना गाइड करता है।
अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर फर्ज करें आपकी कंपनी का रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2022, ठीक है, ये आप लोगों की है रिपोर्टिंग डेट। तो क्या इसी दिन आपकी फाइनेंशियल बन जाएंगी, इसी दिन उसका ऑडिट हो जाएगा, इसी दिन ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाएगी? नहीं, आप लोग का जो क्लोजिंग डेट होती है ना, जैसे 31 दिसंबर, इस दिन मेनली हम लोग क्या करते हैं, कैश काउंट करते हैं, स्टॉक काउंट करते हैं, मेन यही दो काम होते हैं और दिन खत्म हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको मैं कहूँ जी इसी दिन ही फाइनेंशियल बन गई, सब कुछ बन गया, ऑडिट हो गया, तो इस तरह नहीं होता। होगा क्या कि इस दिन हम लोग स्टॉक काउंट फिजिकली कर लेंगे, कैश काउंट वगैरह कर लेंगे, ठीक है, और एक दो दिन लगा के हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उस ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद ऑडिटर ने अपना काम तो वैसे पहले शुरू कर दिया होता है, लेकिन वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस के ऊपर फिर आप लोगों का ऑडिट करता है। ऑडिट करके जो भी आपकी उनकी फाइंडिंग्स होती हैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके रिजॉल्व वगैरह की जाती हैं। उसके बाद फिर जाके ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है और फिर वो रिपोर्ट जो है डायरेक्टर वगैरह अप्रूव कर देते हैं कि ठीक है आप लोग ये जनरल पब्लिक को इशू कर दो। इस सारे प्रोसेस के ऊपर सब्जेक्ट टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 15 दिन, महीना, 2 महीने लग सकते हैं। अब फर्ज करें 31 दिसंबर थी आपकी ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट और अज्यूम करते 10th Feb 23, ये वो डेट है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। ठीक है, ये वो डेट है जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज कर दी गई कि आप जनरल पब्लिक को इशू कर दें। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट का मतलब वो इवेंट्स या ट्रांजैक्शन। अच्छा, अभी देखें कि अंदाजन कितना कर्सा बन रहा है ये। हाँ जी, तकरीबन 40 दिन के करीब बन रहा है, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के 10 दिन। तो क्या इन 40 दिनों में आपने अपना बिजनेस बंद रखा होगा? नहीं। तो जब बिजनेस चल रहा होगा तो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स भी तो हो ही रहे होंगे। तो तमाम वो इवेंट्स जो इस दौरान हो रहे होते हैं उनको कहा जाता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है सर, अगर कभी आपसे एग्जामिनर पूछे कि जी इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट क्या होता है, तो तमाम वो इवेंट्स या ट्रांजैक्शन जो रिपोर्टिंग डेट से लेकर वो डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू की जाती हैं इस दौरान होते हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग डेट से लेके वो डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू की जाती है, इस दौरान जितने भी बिजनेस डीलिंग, जितने भी इवेंट ट्रांजैक्शंस होंगे उनको इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कहा जाता है। स्टैंडर्ड जो है ये 10, ये आपको गाइड करेगा कि इन इवेंट्स की ट्रीटमेंट क्या करनी है, इनको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट वगैरह करना है, रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। तो आईएएस आपको कहता है कि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये वाले, ये दो तरह के होते हैं। Those existed at reporting date and those arose
आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, थोड़ा यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर मैं लिख रहा हूं, दोज एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। कह रहा है कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको एविडेंस देंगे कि ये काम रिपोर्टिंग डेट पे हो चुका हुआ था। ये बात आपके नोटिस में बाद में आ रही, यानी आपको इंटीमेशन बाद में मिल रही, लेकिन वो एविडेंस दे रहा है कि रिपोर्टिंग डेट पे काम हो चुका था। मसलन आप लोगों को फर्ज करें 2 जनवरी को ब्रांच से एक लेटर आया कि जी 31 की शाम को आग लगी थी, इन्वेंट्री जल गई थी। अब लेटर आपको कब आया? 2 जनवरी को, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, बट उसमें लिखा क्या हुआ है? हाँ, कि 31 दिसंबर ईयर एंड पे वो इवेंट हो चुका था, आग लग चुकी थी। तो स्टैंडर्ड कहते हैं कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो आपको एविडेंस देते हैं कि रिपोर्टिंग डेट पे काम हो चुका था, ये बात आपके नोटिस में बाद में आ रही है। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग डेट पे ये काम हो चुका था तो फिर इसका मतलब ये तो इस पीरियड से बिलोंग करता है, तो इनके एडजस्टमेंट डालने की जरूरत है या नहीं है? तो स्टैंडर्ड कहता है इनको कहा जाता है एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, तो तमाम वो इवेंट्स जो आपको एविडेंस दें कि रिपोर्टिंग डेट पे ये काम हो चुका था बट आपके नोटिस में ये बात बाद में आई है, तो उन्हें एडजस्टिंग इवेंट कहा जाता है। और उनके नाम से जाहिर हो रहा है एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब वो इवेंट जिनकी एडजस्टमेंट डालनी है, मतलब इनकी जो एंट्री बनती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में पास करो और फिर उनका प्रॉपर इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो एडजस्टमेंट जब आप करेंगे तो लाजिमी बात है ट्रायल बैलेंस को हिट करेगी वो चीज़, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा तो फाइनेंशियल की फिगर्स भी बदल जाएंगी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम फाइनेंशियल के अंदर एडजस्ट किया करते हैं। अब स्टैंडर्ड ने इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, अब हम जरा एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने IS2 पढ़ा था, इन्वेंट्रीज। किस पे इन्वेंट्री मेजर की जाती है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। फर्ज करें 31 तारीख को मैंने इन्वेंट्री की मेजरमेंट की, पता चला कि इन्वेंट्री की कॉस्ट है 10,000, NRV है 12,000। किस पे लिखेंगे? कॉस्ट पे मैंने 10,000 के ऊपर लिख दिया। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 10,000, NRV 12,000, तो मैंने 10,000 पे लिख दिया। आपको मैं कहता हूं 3 जनवरी को मैंने ये सारी की सारी चीजें 9,000 में सेल कर दी। 3 जनवरी को यानी 3 दिन के बाद मैंने ये सारी की सारी चीजें 9,000 में बेच दी। एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए, नॉन एडजस्टिंग? हाँ जी। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो रिपोर्टिंग डेट के बाद वो चीजें बिकी 9,000 पे, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद इन्वेंट्री बिलो इट्स कॉस्ट बेचते हो तो ये एडजस्टिंग इवेंट होता है। अब क्वेश्चन से इनमें क्या आता है? अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट का मतलब ये नहीं है सेल की एंट्री डाल दो। देखें 31 दिसंबर को है तो इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री किस पे लिखते होते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अब उस दिन मैंने NRV निकाली, वो तो 12,000 थी, लेकिन 2 दिन के बाद मैंने वही चीजें 9,000 में बेची। तो स्टैंडर्ड कहता है इसका मतलब ये है कि ये जो आपने NRV की एस्टिमेशन की थी वो एस्टिमेशन गलत थी, तो इस वजह से लिखोगे इसको इन्वेंट्री में ही, लेकिन अब 10,000 पे नहीं लिखना, 9,000 पे इसको लिख देना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने आपको कहा है कि रिपोर्टिंग डेट के बाद
अगर आपकी इन्वेंट्री बिलो इट्स कॉस्ट बिकती है तो ये एडजस्टिंग इवेंट होता है, आप इसके एडजस्टमेंट डाला करोगे। अच्छा, आईकैप ने क्या किया, इस पॉइंट को 3-4 दफा पेपर में डिफरेंट तरीकों से टेस्ट किया। मतलब एक दफा तो ऐसे ही आ गया कि जी रिपोर्टिंग डेट पे इन्वेंट्री 10,000 की थी, एनआरवी एस्टीमेट की 12,000 थी, बट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हमने 9,000 की बेच दी। तो खाली इतना लिखा होगा तो ये आपका कौन सा इवेंट कहलाएगा, एडजस्टिंग, और आप इसकी एडजस्टमेंट डालोगे। स्टैंडर्ड ने इसको मॉडिफाई किया। मसलन उसने कहा कि रिपोर्टिंग डेट के बाद इन्वेंट्री फ्लड की वजह से डैमेज हो गई और मैंने उसको 9,000 में बेच दिया। ठीक है, मसलन रिपोर्टिंग डेट के बाद इन्वेंट्री ड्यू टू फ्लड डैमेज हुई और मैंने उसको 9,000 में सेल आउट कर दिया। अब ये आपने कहा नॉन एडजस्टिंग, क्यों? हाँ, अब ये इसकी वैल्यू में कमी आई है डैमेज होने के बाद, और डैमेज कब हुई थी? रिपोर्टिंग डेट के बाद, तो फिर वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में जो उसने एग्जांपल दी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके भी आईकैप ने टेस्ट किया है, क्योंकि स्टूडेंट ने ये रट्टा ही तो नहीं लगा लिया कि जी रिपोर्टिंग डेट का सस्ता बिके तो एडजस्टिंग इवेंट होता है। तो इसलिए उसने इस तरह करके भी डाला कि जी फ्लड की जैसे इन्वेंट्री डैमेज हुई, मैंने इतने की बेच दी। अच्छा, उसके बाद जो पहले एनालिसिस की थी वो हमारी अपनी गलती भी हो सकती है। अब देखें, अगर तो उसने आपको ये नहीं ना कहा कि डैमेज होने के बाद मैंने 9,000 की बेची है, तो फिर वो गलती है आपकी, वो आपने गलत कैलकुलेट की होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा कोई एविडेंस दे देता है कि जी फलां वजह से ये नुकसान हुआ, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों का नॉन एडजस्टिंग है। सर, आपका रिपोर्टिंग डेट हम कब तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं? स्पेसिफिक डेट ऑलरेडी ये इवेंट इस डेट तक के आते हैं ना। जैसे आप लोगों का जो दिसंबर का बिजली का बिल होगा, क्या 31 दिसंबर तक रिसीव हो गया होता है? नहीं, वो तो आना है जनवरी के अंदर। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अपने अंदाजे से पास्ट ट्रेंड देखते हुए देख लेते हैं यार तकरीबन ₹1,00,000 बिल बनेगा। अब फरवरी से पहले जनवरी का बिल आ गया, बिल जब आया दिसंबर का, तो दिसंबर का बिल पता चला यार वो लाख नहीं, वो तो 1,06,000 बनता था। तो फिर वो जो आपने एक्रूवल लाख डाला होता है ना, उसको हम ठीक कर देते हैं, 1,06,000 कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि इस पीरियड के दौरान मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, तो इसका मतलब मुझे एविडेंस मिल गया कि यहाँ की जो मैंने मेजरमेंट की थी वो सही नहीं थी, उसको ठीक कर दिया। अच्छा, इसी तरह आईकैप ने स्टैंडर्ड ने एक और एग्जांपल दी। उसने कहा अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है कस्टमर और आपके बैड डेट्स हो जाते हैं, तो वो भी एडजस्टिंग इवेंट होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर आपका कस्टमर बैड यानी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आपके जो बैड डेट्स होंगे वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। अब उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? वो कहता है इसका मतलब ये रिपोर्टिंग डेट पे भी उससे पैसे मिलने के चांसेस नहीं थे, रियलाइजेशन ऑफ डेट फिजिबल नहीं था। ठीक है, इसका मतलब पहले वो क्राइसिस में चल रहा होगा और एंड पे इंसॉल्वेंट हो गया, एकदम से तो इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता बंदा। अब आईकैप ने इसको भी मॉडिफाई कर करके टेस्ट किया। मसलन आपके पेपर में उसने पॉइंट डाला, उसने कहा रिपोर्टिंग डेट के बाद कस्टमर के वेयर हाउस में आग लगी और उसका इतना नुकसान हो गया कि वो इंसॉल्वेंसी के लिए अब चला गया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? नॉन एडजस्टिंग होगा। क्यों? कि उसने एविडेंस दिया है कि उसके हालात खराब हुए आग लगने के बाद, और आग लगी थी रिपोर्टिंग डेट के बाद। इसका मतलब रिपोर्टिंग डेट पे पैसे मिलने के चांसेस थे, उस वक्त वो बैड डेट एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन बाद में हालात खराब होने की वजह से हो गए। तो इस तरह करके भी एग्जामिनर ने इस चीज को टेस्ट किया आपके पेपर में। इसी तरह स्टैंडर्ड कहता है कि रिपोर्टिंग डेट के बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार रिपोर्टिंग डेट पे मुझे एसेट्स की इंपेयरमेंट का टेस्ट करना चाहिए था, मैंने किया नहीं, और कहता है अब जब किया तो वाकई लॉस निकल आया, तो फिर क्या करना चाहिए? एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक
ठीक है, अब वो कहता है बेशक आपने लॉस आज निकाला है, लेकिन एविडेंस क्या था कि वो रिपोर्टिंग डेट करते तो तब भी हो जाना था। ठीक है, तो इस तरह करके भी आ जाता है। इसको एग्जामिनर ने पुराने पेपर्स में, अभी लेटेस्ट में तो नहीं, काफी पहले उसने इस तरह भी टेस्ट किया है कि रिपोर्टिंग डेट के बाद आपका एसेट एक्सीडेंटली डैमेज हुआ और फिर हमने उसकी इंपेयरमेंट का टेस्ट किया और वाकई लॉस निकला, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। उसकी रीजन क्या है कि डैमेज होने के बाद उसका लॉस निकला है ना, तो डैमेज तो हुआ रिपोर्टिंग डेट के बाद। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि अगर कोई एसेट की सेल या परचेज रिपोर्टिंग डेट से पहले कर ली बट उसकी प्राइस रिपोर्टिंग डेट के बाद डिसाइड हुई, तो भी एडजस्टिंग होगा। ठीक है, आपको याद होगा IAS 16 रिकग्निशन क्राइटेरिया, दो कंडीशन होती थी ना कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, ये दोनों फुलफिल हो तो एसेट बुक कर लेना। फर्ज करें रिपोर्टिंग डेट से पहले मैंने आपसे मशीनरी खरीद ली, उसको इस्तेमाल करने का राइट मुझे मिल गया, लेकिन हमने भी प्राइस डिसाइड नहीं की, तो क्या इसको मैं अपना एसेट शो करा दूंगा? नहीं, रिकग्निशन क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा। 5 जनवरी को जाके आपने कहा यार ऐसे करना, तुम ना 2 लाख रुपए इसका दे देना, मैंने कहा चले ठीक है। अब इसका ना रिपोर्टिंग डेट के बाद डिसाइड हुआ कि मैं आपको इसका कितना दूंगा, 5 लाख, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। अरे अब क्वेश्चन समझ में आता है, प्राइस तो बाद में डिसाइड हुई, तो मसला ये है कि एसेट खरीद तो पहले लिया हुआ है ना, तो प्राइस बाद में डिसाइड हो रही। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले आपने एसेट खरीदा लेकिन उसको रिकग्नाइज नहीं किया था, फर्ज करें उसकी प्राइस डिसाइड नहीं हुई थी और आफ्टर रिपोर्टिंग डेट उसकी प्राइस डिसाइड हो जाती है, तो वो आपका एडजस्टिंग इवेंट होगा, आपको उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल स्टैंडर्ड ने दी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किए हैं। तो अभी तक हमने ये वाला पोर्शन पढ़ा है। सर अगर नेगोशिएशन हो रही है अभी सेल परचेज की, तो वो एडजस्टिंग होगा? अगर तो देखिए आप लोगों का राइट नहीं मिला आपका एसेट इस्तेमाल करने का, अभी जस्ट आप निगोशिएट कर रहे हो, मैंने कहा जी मैं आपसे खरीदूंगा, आपने कहा अच्छा बेचेंगे, तो वो फिर एसेट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने मुझे एसेट दे दी है कि जी चलो एसेट ले जाओ, प्राइस बाद में कर लेंगे, तो वहां पे फिर यह है कि अगर बाद में प्राइस डिसाइड हो जाए तो रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अब सेकंड जो केस है, सॉरी, दोज अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। स्टैंडर्ड कहते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो आप लोगों को एविडेंस देते हैं कि यार ये तो काम हुआ ही रिपोर्टिंग डेट के बाद था। तो एक काम अगर हुआ ही रिपोर्टिंग डेट के बाद है, इस पीरियड से बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो क्या उसको रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं। तो स्टैंडर्ड कहते हैं इनको कहा जाता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अच्छा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट नाम से जाहिर हो रहा है कि इनकी एडजस्टमेंट नहीं डलेगी। अच्छा, अब फर्ज करें अभी जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि 2 तारीख को ब्रांच से लेटर आया कि जी आपका 31 तारीख को आग लगी थी, इन्वेंट्री जल गई थी। फर्ज कर लेते हैं, मैं कुछ फिगर्स ले लेता हूं। अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि यार 31 दिसंबर मेरा रिपोर्टिंग डेट ईयर एंड है, यहां का जब मैंने प्रॉफिट फाइंड आउट किया है तो वो बना है, फर्ज करें 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन का हमारा प्रॉफिट बना। रिपोर्टिंग डेट के बाद 5 जनवरी को आप लोगों की इन्वेंट्री जल गई। अब 5 जनवरी को आग लगी और इन्वेंट्री जल गई,
एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग, इसकी एडजस्टमेंट तो नहीं डालनी चाहिए। आपको मैं कहता हूँ यार वो जो इन्वेंट्री डैमेज हुई है ना, यानी लॉस ऑफ इन्वेंट्री लिख लें, वो है 1.5 मिलियन का और ये अनइंश्योर्ड थी। ठीक है, आपको मैंने कहा है कि जो मेरा नुकसान हुआ वो कितने का हुआ? 1.5 मिलियन का, और वो इन्वेंट्री अनइंश्योर्ड थी। अगर अनइंश्योर्ड थी तो नुकसान मुझे ही बेयर करना पड़ेगा। अब अभी तक जो हमने रूल पढ़ा है, ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि आपको मैंने कहा ये 5 तारीख को आग लगी थी, तो नॉन एडजस्टिंग है। अब अगर फर्ज करें मैं इसकी एडजस्टमेंट ना डालूं, एक बंदा है, फर्ज करें आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आपने जब मेरे 31 तारीख की फाइनेंशियल पकड़ी तो उसमें मेरा प्रॉफिट कितना शो हो रहा था? 2 मिलियन। आपके पास एक और ऑप्शन भी थी, एक और कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, उसका प्रॉफिट था 1 मिलियन। तो आप लोग बाकी अज्यूम करते हैं फैक्ट एंड फिगर सेम ही थी, तो फिर आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? 2 मिलियन, यानी मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अज्यूम करता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया आपने कोई साल के लिए, ठीक है। अब अगले साल सारे फैक्ट्स एंड फिगर सेम रहे, तो अगले साल इसको मैं अपने एक्सपेंस तो शो कराऊंगा ना, तो क्या मेरा प्रॉफिट 2 मिलियन ही रहेगा? नहीं, अब वो कितना हो जाएगा? 0.5 मिलियन। दूसरी कंपनी के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर सेम रहे, उसका कितना होगा? 1 मिलियन। अब मैंने क्योंकि इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट लिया था, ठीक है, मैंने इसको लॉस का कहीं जिक्र भी नहीं किया, रिकॉर्ड भी नहीं किया कि एडजस्टिंग इवेंट है ही नहीं, तो आप लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर डाली, लेकिन अगले साल जब मैंने उस लॉस को बुक किया, पोजीशन आ गई ये, तो क्या आपने सही इन्वेस्टमेंट कर डाली थी? नहीं। तो अब आप मुझे कहें जी तुमने मुझे मिसलीड किया, तो क्या मैंने आपको मिसलीड किया था? नहीं, वो एक्चुअली पिछले साल का लॉस था ही नहीं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टमेंट ना डालना, लेकिन कहता है ये चेक कर लेना कहीं ये बहुत ज्यादा मटेरियल अमाउंट तो नहीं, कहीं ये फिगर इन्वेस्टर के डिसीजंस को अफेक्ट तो नहीं करेगी। अब देखें ना, 1.52 का 75% बन रहा है, इसको नहीं मटेरियल अमाउंट है। मैं अगर इसको इग्नोर कर दूं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? यूजर के, इन्वेस्टर्स के डिसीजन अफेक्ट हो जाने। तो फिर क्या करना चाहिए? तो स्टैंडर्ड ने कहा है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बस आप ये चेक कर लिया करो कि मटेरियल अमाउंट है या कि इमटेरियल अमाउंट। अच्छा, स्टैंडर्ड ने मटेरियल को क्वांटिफाई नहीं किया, उसने ये नहीं कहा ₹1,00,000 मटेरियल होता है या 50,000 मटेरियल होता है। उसने कहा बस कोई भी ऐसी फिगर जिसका नॉन डिस्क्लोजर यूजर के डिसीजंस को अफेक्ट करेगा वो मटेरियल, और जिससे उसके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो इमटेरियल होता है। जी, एक्चुअली हम लोग ना लिंक करते हैं चीज़ों को। आगे इंशाल्लाह जैसे आप आर्टिकल करने जाओगे ना, तो आप देखेंगे आपको कहा जाएगा देखो ये सेल का कितने % है या ये प्रॉफिट का कितने % है। अब मसलन सब्जेक्टिव अप्रोच है, मसलन ये कोई बेंचमार्क आपको मैं नहीं बता रहा, फर्ज करें सेल का 5% भी हो जाए तो हम लोग इसको मटीरियलिटी में डाल देते हैं। प्रॉफिट का अगर 5% तक हो जाए तो उसको कई दफ़ा हम लोग नहीं लेते, लेकिन अगर 10-20% तक हो जाए तो सब मटीरियल में डाल देते हैं। तो ये सब्जेक्टिव काम है। हो सकता है एक फिगर को मैं मटीरियल कहूँ, कोई दूसरा टीचर आपको कहे नहीं यार ये मटीरियल होती है, ये जजमेंट का काम होता है। इसलिए स्टैंडर्ड ने भी यही कहा। अब देखिए ना, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 2 मिलियन से प्रॉफिट 0.5 रह गया, इसका 75% कम हो गया तो ये मटीरियल है। इस तरह करके देखते हैं। नहीं, पहले एक्चुअली नहीं बताता था। जब बिल्कुल नहीं बताता था तो अक्सर स्टूडेंट अपनी आसानी के लिए क्या करते थे, अज्यूम करो जी मटीरियल है।
अब उसने स्टैंडर्ड ने आई कैप ने पेपर में ये कहना शुरू कर दिया है कि अज्यूम करना ये मटेरियल चीजें अब सॉल्व करो, तो अब वो इस तरह कह देता है, ठीक है। लेकिन एक आधा पेपर में इस तरह का है कि जैसे इस किस्म की फिगर्स आ जाएं तो वैसे ही पता चल जाता है कि 75% प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है तो मटेरियल ही होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड ने कहा कि है तो ये चीज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसके एडजस्टमेंट तो नहीं डाल दी, लेकिन इसकी फिगर चेक कर लेना मटेरियल अमाउंट है कि इमटेरियल अमाउंट है। अगर मटेरियल अमाउंट है इसका मतलब ये उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, इसको अगर मैंने डिस्क्लोज ना किया तो स्टैंडर्ड ने कहा कि आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा, डिस्क्लोजर बना दिया करें। ठीक है, टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इमटेरियल निकला है। अच्छा, अब चले पहले डिस्क्लोजर की चले बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ इतना लिख दूं आग लग गई, समझ आ जाएगा उसको? नहीं, तो इसका अंदर डिस्क्लोजर जब देना है तो आप लोगों ने सिर्फ नेचर ही नहीं बतानी, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताना है। मतलब मैं लिखूंगा कि जी 1.5 मिलियन की इन्वेंट्री आफ्टर रिपोर्टिंग डेट जल गई थी, सो कमिंग ईयर का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 1.5 मिलियन से कम हो जाएगा। तो अब उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा 2 था तो 1.5 कम होगा तो शायद 0.5 हो। तो अगर ये चीज़ अगर उसको मैं उसी दिन बता देता कि ये पोजीशन अगले साल होनी है तो फिर वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर जाता, उसके डिसीजन अफेक्ट होते। अगर इमटेरियल है, उसके डिसीजन पे फर्क ही कोई नहीं पड़ना, तो नो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फिर हम इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया करते। अब इसकी भी स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स दी हुई हैं। मतलब आपको मैं कहूँ यार रिपोर्टिंग डेट के बाद चीज़ें बेची, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। रिपोर्टिंग डेट के बाद चीज़ें खरीदी, नॉन एडजस्टिंग। रिपोर्टिंग डेट के बाद एक्सपेंसेस पे किए, नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल उसने इसकी दी हुई है। इसका पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह आ जाता है कि वो ट्रांजैक्शन दे देता है और आपको कहता है बताओ ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग है, या कई दफ़ा आपको कहते हैं इनकी ट्रीटमेंट सुजेस्ट करो क्या करना है। अब अगर एडजस्टिंग निकल आया तो आप मुझे कहोगे इसकी एडजस्टमेंट डालो, नॉन एडजस्टिंग निकल आया, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको आगे बताना पड़ता है मटीरियल है कि इमटीरियल। पेपर के अंदर ना, अच्छा इसके मैं जब पास्ट पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो कई दफ़ा आप देखेंगे मैं कहूँगा यार ये डिस्क्लोज भी हो सकता है, इसकी नो ट्रीटमेंट भी हो सकती है। एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने दी होती इनकम्प्लीट तो अजम्पशन के ऊपर काम चल जाता है। यानी एग्जामिनर के कुछ अटेम्प्ट्स के बारे में ऐसे कमेंट थे कि जिस स्टूडेंट ने इस चीज़ को एडजस्टिंग का मैंने उसका भी ठीक कर दिया, जिसने नॉन एडजस्टिंग का मैंने उसका भी ठीक कर दिया, मैंने जस्टिफिकेशन पढ़ी उसने डिसाइड कैसे किया। अब अक्सर स्टूडेंट पेपर में करते क्या हैं कि जी पेपर से इधर लिख दे एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई होते हैं मैं क्वेश्चन ठीक कर आया हूं, वो मार्क्स काट रहा होता है आपके कि जस्टिफिकेशन तो आपने दी नहीं, डिसाइड कैसे किया। ठीक है, तो 2-3 जो स्टैंडर्ड हैं जैसे IAS 10, 37, 38, इनके आपने ना एग्जामिनर के या ऑथर के आंसर जरूर पढ़ने हैं कि एक्सप्लेन आंसर कैसे करना है। अदरवाइज आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई होते हैं, ठीक कर भी आते हैं, नंबर पूरे नहीं आते। इवन कई दफा इस तरह होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है और स्टूडेंट लिख देता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट और वो सेटिस्फाई हो जाता है जी मैंने तो आंसर ठीक कर दिया। आपको पता है नॉन एडजस्टिंग के आगे 2 केस हैं। अगर आप इतना लिख के आएंगे और आप बताओगे नहीं डिस्क्लोज करना है कि नो ट्रीटमेंट, वो नंबर कटने हैं आपके, इसलिए आपको उधर ये आगे चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ती हैं।
तो इसलिए आप लोग देखेंगे जब मैं पास्ट पेपर के इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको कहा करूंगा अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज होगा, अदरवाइज नो ट्रीटमेंट। तो वो सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसके आगे दो सिचुएशन बन रही होती हैं और हमें उसके मुताबिक आंसर देना होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अभी फिलहाल इसको हम यहाँ तक रहने देते हैं। कल इंशाल्लाह इसका छोटा सा एक पोर्शन है वो करेंगे, और साथ इसको थोड़ा सा आज मैं कोशिश करूंगा ओरिजिनल स्टैंडर्ड की ना इसका प्रिंट अगर ग्रुप बन गया तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा, ताकि वो जो 2-3 पेज हैं वो आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा स्टैंडर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू।